नाउ फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डीपी क्लासेस। आप लोगों को अपने इस चैनल डीपी क्लासेस स्वागत है साथियों। अभी जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो आपके रीड के टॉपिक्स को, मैथमेटिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके अंदर आज हम स्टैटिक्स ले रहे हैं, सांख्यिकी जिसको हम बोलते हैं, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी ये है, स्टैटिक्स को जो ऐसा है, स्टैटिक्स हमारे आधुनिक काल में नहीं, महाभारत काल से स्टैटिक्स यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें स्टैटिक्स एक्चुअली होता क्या है? सांख्यिकी वो होती है जिसके अंदर हम मैथमेटिक्स का एक पार्ट हो गया जिसमें हम डेटास को यूज करके कोई इंफॉर्मेशन निकालते हैं। डेटास मतलब आंकड़े। अब आंकड़ा क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय आंकड़ा? आंकड़ा या आंकड़े, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डेटा। डेटा क्या होता है? तो डेटा का मतलब किसी भी सूचना के अंदर संख्यात्मक मान को या संख्यात्मक वैल्यू को जो यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। मतलब इन एनी इंफॉर्मेशन, इफ बी यूज द न्यूमेरिकल वैल्यूज इन एनी इंफॉर्मेशन, देन दैट्स वैल्यू इज कॉल्ड डेटा। ओके, आंकड़ा मतलब किसी भी सूचना में संख्यात्मक मान जो हम यूज करते हैं उसे हम आंकड़ा बोलते हैं या आंकड़े बोलते हैं हिंदी में। और इंग्लिश में बोलें कि न्यूमेरिकल वैल्यूज इन एनी इंफॉर्मेशन। अब आपने कंप्यूटर लैंग्वेज अगर पढ़ी है तो उसमें डेटा वर्ड बहुत यूज आया है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज में कहते हैं द डेटा कलेक्शन ऑफ सम आइटम्स, बट यहाँ पे कलेक्शन ऑफ सम न्यूमेरिकल वैल्यूज हो गया। जैसे कि प्रैक्टिकल में एग्जांपल लूँ, कुछ बच्चों के मार्क्स हैं, ठीक है, या फिर एक एग्जांपल सीधी सी है, कुछ बच्चे हैं कुछ स्कूल में या किसी क्लास में या किसी कॉलेज में हमने सर्वे किया, या फिर 10th क्लास के बाद हमने सर्वे किया कि बच्चों को क्या सब्जेक्ट देना चाहिए। तो बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट पसंद है, तो वो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, जैसे किसी को साइंस पसंद है, किसी को सोशल पसंद है, किसी को आर्ट्स कला पसंद है, किसी को मैथमेटिक्स पसंद है। ऐसे ऐसे लगभग 200 स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया और अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। कैसे? जैसे कि सपोज मैं लेता हूँ मैथ्स पसंद है, फिर साइंस, फिर वापस तीसरे से पूछा गया उसके भी मैथ्स हो गए, चौथे से पूछा गया उसने बोला मुझे आर्ट्स, पांचवें से पूछा जाए मुझे कॉमर्स, फिर वापस छठे से पूछा गया वो भी कॉमर्स, सातवें से पूछा गया उसने बोला मुझे मैथ्स, आठवें से पूछा गया उसने बोला साइंस, 9 से मैंने पूछा तो वापस बोला उसने आर्ट्स, अगले से पूछा उसने बोला कॉमर्स, ठीक है, और नेक्स्ट से पूछा उसने बोला ड्राइंग। इस तरीके से पूछा। अब ये अनऑर्गेनाइज्ड है, इसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में कैसे लें? तो ऑर्गेनाइज फॉर्म में हम कैसे करते हैं? इसको लिखते हैं हम सब्जेक्ट, क्या क्या सब्जेक्ट पसंद है, उसके बाद हम लेते हैं टेली मार्क, ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या बोला है? किसी भी एक डेटा की रिपीटिशन, दैट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे कि पहले लिया हमने मैथ्स, कितने लोगों को पसंद है मैथ्स में कितने हैं? 1 2 3% से, जैसे तो 1 2 3 ऐसे 3 टेलीमार्क लिया और यहाँ पे लिख दिया हमने 3। नेक्स्ट हमने देखा साइंस कितने लोगों को पसंद है, तो 1 2 ओनली 2%, 1 2 यहाँ पे 2 लिख दिया। हमने देखा आर्ट्स कितने लोगों को पसंद है, तो 1 2 1 2 2% को। इसी तरह हमने देखा कॉमर्स कितने को पसंद है, कॉमर्स, तो 1 2 3% 1 2 3 लीजिए। हमने देखा भाई और कौन बचा? आर्ट्स होगा। ड्राइंग कितनों को पसंद है, तो ड्राइंग में आपके केवल एक ही बंदा मिला, ये लीजिए 1। तो इसमें आपने इस जो फ्रीक्वेंसी डेटा आपने बनाया, ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है किसी भी डेटा की मैक्सिमम रिपीटिशन या वैल्यू की मैक्सिमम रिपीटिशन ऑफ एनी पर्टिकुलर डेटा, ठीक है, पर्टिकुलर वैल्यू, दैट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। कितनी बार वो रिपीट हुआ है। टेलीमार्क आपने देख लिया। टेलीमार्क इस तरीके से बनाते हैं, पर ध्यान रखना कहीं 5 जब यूज करना होगा तो 1 2 3 4 ऐसे करते हैं, और 5 के लिए ऐसे एक क्रॉस में कर देते हैं। ऐसे करो या फिर ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5, दोनों ही राइट है, ठीक है ना। एनसीईआरटी में ये वाला यूज किया गया है, बट कुछ बुक्स में ये भी यूज किया, तो दोनों ही वैलिड है। ओके, तो ये ध्यान रखना है, ये चीज टेलीमार्क के अंदर फ्रीक्वेंसी होगी। अब इसको देखते हुए आपको क्या लग रहा है? इसे आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे। स्टैटिक्स वही होता है, किसी चीज का सर्वे, उसका एनालिसिस करो, ठीक है, फिर ऑब्जर्व करो, एनालिसिस करो, सर्वे करो और उससे कुछ वैल्यू एक्सट्रैक्ट करो। ये पूरा स्टैटिक्स का
पार्ट है। तो जी अब चलते हैं, हमने देखा मैथ्स में कितने सबसे ज्यादा पसंद करने वाले मैथ्स, और उसके बाद क्या आ जाते हैं, कौन है भैया, कॉमर्स वाले। तो ये दो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद करने वाले हैं, और ड्राइंग बहुत कम स्टूडेंट्स हैं ड्राइंग वाले, ठीक है। तो इससे ये इन्फॉर्मेशन निकला जो जनरल मैंने एक एग्जाम्पल लिया। अब आगे चलते हैं। अच्छा, पूछा जाता है कि किसी का भी रेंज कितना है, व्हाट डू मीन बाय रेंज, जिसको हमने क्या बोला, परास। रेंज क्या होता है, परास क्या होता है। तो जब रेंज की बात आती है परास की, तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, रेंज होता है, परास जिसको हम बोलते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, परास कहलाता है। परास रेंज मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है, उनका डिफरेंस वो परास कहलाता है। अच्छा, चलो हम यहाँ तो बहुत आगे आ गए। अभी हमने बात की थी डेटा, तो डेटा समझ में आ गया। अब भैया अब डेटा कितने टाइप्स के, डेटा कलेक्ट कैसे करेंगे, तो डेटा को कलेक्ट करने के लिए कलेक्शन ऑफ डेटा मतलब आंकड़ों के संग्रह, आंकड़ों का हिंदी में अगर बात करें, आंकड़ों का जो संग्रहण है, मतलब इकट्ठा कैसे करेंगे, उसके दो तरीके हैं इकट्ठा करने के। एक तो प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी के केस में क्या हो जाएगा वो समझना। प्राइमरी डेटा जो होगा दो तरीके से होंगे, एक तो प्रत्यक्ष, दूसरा हो गया परोक्ष। प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्राइमरी मतलब प्राथमिक, और सेकेंडरी मतलब द्वितीयक। प्राथमिक और द्वितीयक डेटा। अब प्राइमरी जो डेटा हुए, प्राइमरी जो प्राथमिक उसको बोला, उसको कैसे, प्रत्यक्ष का मतलब हो गया, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। प्रत्यक्ष में मतलब खुद जो ऑब्जर्वर है, खुद जो एनालिसिस करने वाला, वो बंदा खुद जाए मार्केट में, खुद फील्ड में उतरे और जाके एक एक बंदों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे और लेकर आवे, तो वो हो गया प्रत्यक्ष, ठीक है। खुद जाके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना वो आपका कहलाता है प्रत्यक्ष या डायरेक्ट, ठीक है, डेटा कलेक्शन। सेकेंड आ जाते हैं परोक्ष में। क्या होगा परोक्ष के केस में, ये होता है कि जो ऑब्जर्वर है वो कुछ क्वेश्चन और बना ले, फिक्स क्वेश्चंस ले, 10 या 15 क्वेश्चन ले और अपने बंदों को भेज दे कि जाओ इन क्वेश्चंस के जवाब उनसे क्वेश्चन आवर्स में यस और नो का टिक करवा के ले आओ, तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कोई प्रश्नावली भरवा के ले आवे। तीसरा तरीका होता है ओरली बैठे बैठे लोगों से टेलीफोनिक भी पूछ सकता है, या ओरली पता कर ले कि हाँ क्या है क्या नहीं इन्फॉर्मेशन, इस तरीके से, ठीक है। मौखिक अन्वेषण जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ओरली एनालिसिस, इस तरीके से या परोक्ष रूप से डेटा को इकट्ठा कर सकता है, ठीक है ना। तो अब आते हैं, ये तो हो गया आपका प्राइमरी कंडीशन में। प्राइमरी में समझ में आ गया, प्रत्यक्ष में खुद जाए और परोक्ष में प्रश्नावली बना ले या फिर ओरली अन्वेषण कर ले या फिर कुछ क्वेश्चन आवर्स वाला सिचुएशन कर ले, इस तरीके से हो जाए। अब सेकेंडरी के केस में है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है। सेकेंडरी डेटा दो तरीके से होते हैं, एक तो प्रकाशित स्रोत, प्रकाशित जो पब्लिश्ड है स्रोत, और दूसरा जो प्रकाशित नहीं है, जो पब्लिश्ड नहीं है, अप्रकाशित, पब्लिश्ड रिसोर्सेज या सोर्स एंड नॉन पब्लिश्ड सोर्स, ठीक है। ये पब्लिश हो चुके हैं, पब्लिश में कौन कौन आ गया, आप खुद ही दिमाग लगाओ, पब्लिश्ड सोर्स, ठीक है, और नॉन पब्लिश्ड सोर्स, ओके। अब पब्लिश सोर्स में कौन कौन सा, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज़पेपर से आपने डेटा उठाया, और कोई मैगजीन्स हो गई जो रेगुलर चलती हैं, ठीक है, उससे आपने डेटा उठाया। पहले सेंसेक्स हो गया, सेंसेक्स जो आप जानते हो क्या होता है, तो उससे डेटा उठाया हमने, ठीक है, तो वो पब्लिश रिसोर्स हो गया। अनपब्लिश में, नॉन पब्लिश में था नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से उठाया, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो डेटा कलेक्ट कर लेते हैं बट उसको पब्लिश नहीं होते हैं, तो वो बुक्स फाइल्स वगैरह में रहती हैं, वहां से डेटा हमने उठाया। तो इस तरीके से हो गया नॉन सरकारी या नॉन गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट वाली सिचुएशन होगी। और निजी प्रकाशन हुआ, समाचार पत्र हुआ, गवर्नमेंट की साइट्स हुई, जैसे मैंने सेंसेक्स वगैरह बताया। तो इस तरीके से डेटा हम सेकेंडरी लेवल पे कलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। सबसे ज्यादा जो रिलायबल डेटा मैं कहूंगा वो प्राइमरी लेवल का डेटा होता है। फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल वो होता है जो समय, टाइम और पोजीशन के साथ में चेंज होते हैं।
वेरिएबल ऐसी वैल्यू जो टाइम एंड वेरिएबल, आप मैथ्स में वेरिएबल तो वर्ड तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा, वेरिएबल यहाँ भी कुछ वैसा ही समझो, एक्स से डिनोट करेंगे या कहीं कहीं एक्स आई वर्ड से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ऐसी वैल्यू जो टाइम और समय, पोजीशन और टाइम दोनों के साथ साथ चेंज होती रहे, दैट्स कॉल्ड वेरिएबल, या फिर हिंदी में अगर हम इसको बोले तो इसको हम बोलते हैं विचर। आई एम श्योर ये अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है। तो विचर, अब विचर वेरिएबल दो तरीके से हो सकते हैं इन वेरिएबल्स को, एक तो खंडित, खंडित हिंदी में बोलेंगे अनग्रुप्ड, और दूसरा होता है सतत। खंडित और तीसरा वर्ड यूज किया इन्होंने सतत, जिसको बोलेंगे ग्रुप्ड, ग्रुप्ड डेटा। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूं, अच्छे से समझिएगा, कहीं कंफ्यूजन है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अनग्रुप्ड डेटा सिंपल से किसी एक क्लास में बच्चों के मार्क्स है 10 स्टूडेंट्स के, तो मैंने उसको ऐसे जनरली लिख लिया 0 1 2 3 5 0 0 0 7 1 6 8 9, ठीक है, फिर वापस 7 6 1 2, इस तरीके से डेटा है। तो ये कोई ग्रुप्ड नहीं है, मतलब किसी ग्रुप में नहीं है, फिक्स नहीं है, ये ऐसे जनरली है, तो इसको हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, नॉन ऑर्गेनाइज फॉर्म जैसे। अब ग्रुप डेटा में जैसे आ गया 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 10 to 15, 15 to 20, ऐसे। और फ्रीक्वेंसी जैसे यहाँ 5% हो गया, 6 हो गया, यहाँ 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, इस तरीके से, ठीक है। तो ये ग्रुप्ड डेटा कहलाया। इसको सतत इसलिए बोला क्योंकि देखो 0 से 5 पे स्टार्ट हुआ, अब इस 5 ये नेक्स्ट 5 से स्टार्ट हुआ, सेम। क्लियर, ये चीज समझ में आ रहा है। पर ध्यान रखना, इसका ये वाली जो कहलाती है ना, इधर वाली, ये कहलाती है आपकी निम्न सीमा। हम जो क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। निम्न सीमा, और इधर वाला जो पार्ट है ये कहलाती है आपकी उच्च सीमा, उच्च सीमा। ये लोअर लिमिट और ये क्या कहलाती है, अपर लिमिट। और ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी किसी भी डेटा की रिपीटेशन या उसके बीच में कितनी वैल्यूज आ रहे हैं, ये पता पड़ता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो खंडित वाला समझ में आ गया, सतत वाला समझ में आ गया। क्वेश्चन दोनों तरीके से बनते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चंस आएंगे तो इसमें हम डिस्कस करेंगे, अभी तो हम बेसिक की बात कर रहे हैं। परास आपको समझ में गया, परास या परिसर रेंज, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस, जैसे ये डेटा दे रखा है ना, इसकी अगर मैं रेंज निकालूं तो मिनिमम अपना क्या हो गया, आप जानते हो कितना, 0, और मैक्सिमम कितना लाए यहाँ पर 9, 9 - 0 = 9। इसका रेंज और परास क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। तो ये खंडित हुआ, ठीक है। अब इसको हम ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, जैसे कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे इस खंडित वाले को, समझना। जैसे यहाँ पे दो पार्ट ले लिया, ये एक्स आई हो गया, वेरिएबल हो गया, ये फ्रीक्वेंसी की। जैसे 0 कितने लोगों के आए तो काउंट करो, 1 2, बस 2 ही लोग हैं 0, ठीक है। तो 2%, तो ये ले लो 2, या फिर टेली मार्क भी बीच में डाल दो, टेली मार्क, तो 1 2। अब सेकंड क्या हो गया, जैसे 1 कितने लोगों के आए तो 1 देखो 1 2% के, तो 1 2, ये 2%। उसी तरह 3 वाले कोई है, ये सबको 3 है, तो 3 कितने लोगों के हैं, 1%, तो ये लीजिए 1 हो गया। नाउ 4 वाले कोई है, कोई नहीं है। अच्छा 0 वाले ज्यादा थे, मुझे ऐसा लग रहा है 1 2 3 4% थे, तो यहाँ 4 लेना पड़ेगा भैया, तो ये ध्यान रखना, गलती नहीं होनी चाहिए। उसी तरह 6 7 8, इस तरीके से अपन इसको बना सकते हैं। व्यक्तिगत डेटा वो होता है जो बिल्कुल कम वैल्यू होता है, फिक्स 2 4 5 10, उसे व्यक्तिगत पर्सनल डेटा कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं बेसिक में थोड़ा सा ऊपर। सतत जो कंटिन्यूस डेटा हुआ, सतत कंटिन्यूस, इसमें दो कंडीशन, दो तरीके से बांटा गया है। एक होता है अपवर्जी और दूसरा है समावेशी। समझना, अपवर्जी इंग्लिश में बताऊंगा, इंग्लिश मीडियम वाले कंफ्यूज ना हो। अपवर्जी, दूसरा समावेशी। अपवर्जी सतत बोले तो मैंने बोला था कंटिन्यूस, जो ग्रुप्ड डेटा हमने लिया था, सतत में ग्रुप्ड वर्ड यूज कर लो, ग्रुप्ड या कंटिन्यूस जो है ग्रुप्ड डेटा, उस केस में अपवर्जी और समावेशी। अपवर्जी का मतलब इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव वर्ड यूज करेंगे। अब ये क्या बला है, सुनिए भाई। जैसे मैंने क्लास इंटरवल लिया 0 से 5, अगला मेरा 5 से ही स्टार्ट हुआ, 5 से 10, फिर अगला 10 पे एंड हुआ तो 10 से ही स्टार्ट हुआ, 10 to 15, फिर अगला 15 पे एंड हुआ तो 15 से ही स्टार्ट हो गया, 20 हो गया। एक ही हो गया, एक ये हुआ मेरा। 0 से 5 हुआ तो अगला 6 से स्टार्ट होकर वापस 10 हुआ, फिर नेक्स्ट 11 से स्टार्ट होकर वापस 15 हुआ, फिर नेक्स्ट 16 से स्टार्ट होकर 20 हुआ, इस तरीके से, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपकी वही जो चल रही। तो इसके अंदर आप हमने देखा 5 फिर 10, ये जो हो गया क्लास इंटरवल के अंदर, ये कंटिन्यूस क्लास इंटरवल हुआ, ठीक है। अपवर्जी कहलाया, एक्सक्लूसिव कहलाया, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, 0 से
4 तक वैल्यू आएगा, बट ये इसका जो अपर लिमिट है ना वो यहाँ पर ना आके अगले वाले क्लास इंटरवल में चली जाएगी। उसी तरह इसकी जो अपर लिमिट है, ठीक है, उच्च सीमा की जो वैल्यू है 10 इसमें ना समा के इस वाले अगले वाले में हो जाएगा। सेम सिचुएशन है, बट इस केस में यहाँ देखिएगा जैसे 0 से 5 फिर अगला 6 से स्टार्ट हुआ, तो इस केस में देखिए कंटिन्यूस नहीं होगा, ब्रेक्ड हो गया एक तरह से। 0 से 5 है तो अगला 6 से स्टार्ट कर रहा है, तो इस केस में जो होगा 5 वो इसी क्लास इंटरवल के अंदर ही समाएगा। मतलब 5 अगर कहीं वैल्यू है तो इसी के अंदर हम राइट डाउन करेंगे फ्रीक्वेंसी के अंदर। सेम सिचुएशन फिर 6 से 10, तो 10 भी इसी में रहेगा क्योंकि आगे 11 से स्टार्ट हो गया। तो आप कह सकते हो 5 और 6 के बीच में जो है ना ये वैल्यू अपने को कहीं नहीं मिल रही है, तो इसको हमें इंक्लूसिव बनाने के लिए, अपोर्जी बनाने के लिए हम थोड़ा सा 0.55 का डिफरेंस लेके इसको ले लेते हैं। आई होप क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब इसके अंदर जो है इसमें कोई भी डेटा छूटता नहीं है, बट इसके अंदर डेटा छूट जाता है। जैसे कि आपने देखा 5 to 6, अब 5 तक हुआ तो 6 से स्टार्ट हो, 5 और 6 के बीच में जो आ रहा है ना 5.5, 5.7 ये तो छूट गया ना। तो इसके अंदर केंद्रीय प्रवृत्ति के माप निकाल सकते हैं, बट इसमें निकालने में अपने को तकलीफ आती है, तो इससे हमें कंटिन्यूस बनाना पड़ता है। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, कुछ इस तरीके से भी क्लास इंटरवल मिले होंगे वर्ग अंतराल, तो उसमें हमने किया था क्वेश्चंस, ठीक है। और आगे भी हम डिस्कस करेंगे अभी इसके अंदर। अब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो होते हैं, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वो कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। माप इंग्लिश में बोले तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है ना। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या होता है समझना। इसके अंदर बेसिकली 2 तरीके से हम लेते हैं। सबसे पहला जो है गणितीय, मैथमेटिकली, ठीक है, और दूसरा होता है स्थिति के अनुसार, स्थिति पोजीशन के अकॉर्डिंग, स्थिति के अनुसार, ठीक है। मैथमेटिकली जो है गणितीय जो है उसके अंदर क्या क्या आ रहा है वो देखना। AM अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य, इसको हम बोलते हैं AM अर्थमेटिक मीन। दूसरा आता है गुणोत्तर माध्य, इसको बोलते हैं हम ज्योमेट्रिकल मीन। यस, ज्योमेट्रिकल मीन, शॉर्टकट में आप GM ले लीजिए इसे, GM। और तीसरा आता है हरात्मक माध्य, इसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन। ओके, ये हो गया AM, GM, HM। स्थिति के अनुसार, पोजीशन के अकॉर्डिंग जो होगा वो कितने टाइप्स के होंगे? बेसिकली 2 टाइप्स के होंगे। एक तो मीडियन, जिसको हम बोलते हैं माध्यिका या माध्यक वर्ड यूज करते हैं, इंग्लिश में इसको मीडियन बोलते हैं, मीडियन, ठीक है। और दूसरा होता है बहुलक, मैक्सिमम रिपीटेड वैल्यू, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोड कहते हैं, या पोजीशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब AM, GM और HM में एक रिलेशनशिप होता है, वो याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन आ जाता है इस रिलेटेड। GM ज्योमेट्रिकल मीन इज इक्वल टू √ अर्थमेटिक मीन इनटू HM हार्मोनिक मीन, ठीक है ना। GM इज इक्वल टू AM इनटू HM। मतलब हिंदी में अगर लिखे तो गुणोत्तर माध्य बराबर समांतर माध्य इनटू क्या लिखे, हरात्मक माध्य। अब जो कैसे भी याद करें, चाहे ऊपर वाला याद करें या नीचे वाला, दोनों समान होता है। एक चीज और है माध्य, माध्यक, बहुलक, इनमें भी एक रिलेशनशिप होती है। एक चीज ध्यान रखना, जो समान आंकड़े होते हैं, समान आंकड़ों के लिए समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब एक और पॉइंट ले लेते हैं भाई, माध्य, माध्यक, बहुलक, 3 पॉइंट आते हैं। जैसे समांतर माध्य लिया, माध्य, माध्यक, बहुलक में भी एक रिलेशनशिप है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका या माध्यक -2 माध्य, मीन्स मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। अब ध्यान रखना, मोड को अगर मैं Z से डिनोट कर रहा हूं, 3 मीडियन को M से डिनोट कर रहा हूं और मीन को मैं X बार से डिनोट कर रहा हूं, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा Z इज इक्वल टू 3M -2 X बार, ठीक है। मतलब कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन।
बहुलक बराबर 3 माध्यिका या माध्यक माइनस 2 माध्य। इस पे रिलेशनशिप पे क्वेश्चन जरूर आता है। कोई दो दे देगा, तीसरा इससे पूछ लेगा, तो आप इसी में रख के फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे क्वेश्चंस डिस्कस भी करेंगे हम लोग। जैसे प्रैक्टिकली बोलते हैं कि नहीं, दो आंकड़ों का माध्य आपका दे रखा है 24, ठीक है, और इसमें इन्होंने दे रखा है माध्य, और बहुलक दे रखा है आपको, बहुलक सपोज दे दिया 10, तो आपको माध्यक निकालना है। माध्यक, तो माध्यक निकालने का सीधा सा फॉर्मूला है, माध्य दिया है और आपको क्या दिया है, बहुलक दिया है, बस फॉर्मूले में लगा दो, आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो यह सामने आपके है ना 24 और 12, आपको माध्य दिया था, ठीक है, और बहुलक दिया था, तो माध्यिका नहीं है, निकालना है, तो 2 इंटू माध्य कितना था 24 और बहुलक था 12, ये लीजिए, दोनों के स्थान पर रख दिया। आप सोल्व करना क्या है, तो 3m ये ले लो, 24 दूना 48, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो 12 प्लस 48 3m, तो 12 24 12 36 12 44 12 25 60 60, और ये नीचे आ गया m, काटो तो कितना आ गया 20, तो m कितना हो गया, माध्यिका 20 आ गई। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये था बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन। अगले लेक्चर में हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे। तो कैसा लगा लेक्चर मुझे जरूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने उन फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए जो इस तरह के कंपटीशन या जिन्हें इन तरह के टॉपिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।